गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही बड़ा जजमेंट दिया गया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि चाइल्ड सेक्स अब्यूज मटेरियल को देखना अपने आप में ऑफेंस माना जाएगा। दरअसल में ये मुद्दा पहले मद्रास हाई कोर्ट के पास गया था, जहां पर मद्रास हाई कोर्ट ने ये बोला था कि जस्ट बिकॉज एक पर्सन के पास पोर्नोग्राफिक मटेरियल रिलेटेड टू चिल्ड्रन उसका पोजेशन है, ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा पॉक्सो के अंतर्गत। पर अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखो, होता पता क्या है कि सेक्सुअल एक्ट जो होता है ना, वो केवल एक चाइल्ड के विक्टिमाइजेशन का पहला स्टेप होता है। इसी वजह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये भी बोला है कि आपने ये जो वर्ड यूज किया हो ना पॉक्सो के अंतर्गत, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इसको चेंज करो। इस वर्ड को क्या लिखो? इस वर्ड को लिखो चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल। इसके माध्यम से क्या होगा? इसके माध्यम से मान लो जो भी पर्सन है जिसके पास कुछ ऐसा पोजेशन है, या फिर एट द सेम टाइम जो पर्सन होगा उसी को हम अकाउंटेबल माना जाएगा, अगर हमें ऐसा लगता है कि उसके पास वो पोजेशन था या फिर उसके पास पॉसिबिलिटी थी उस पर्टिकुलर मटेरियल को किसी और को ट्रांसमिट करने की। तो ये बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोली है, एंड यहाँ पे ये चेंजेस यहाँ पे सजेस्ट किए हैं, और चाइल्ड पोर्नोग्राफी को एक मिस नॉमर की तरह यहाँ पे माना गया है। इसीलिए उन्होंने बोला है कि यहाँ पर इस वर्ड को चेंज किया जाए, ताकि अच्छे से जो आपका पॉक्सो एक्ट है वो इंप्लीमेंट हो पाए एंड बच्चों की अच्छे से प्रोटेक्शन की जा पाए। दोस्तों, डेट है आज की 24 सितंबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। एक जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है आपका विद रिगार्ड्स टू CWC, सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में। देखो, अभी क्या हुआ है ना, जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता दीदी, उन्होंने यहाँ पर CWC के ऊपर इल्जाम लगाया है कि क्योंकि इनके द्वारा दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से पानी छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से काफी सारे एरियाज के अंदर साउथ बंगाल के अंदर फ्लड्स आए। तो हमें थोड़ा सा समझना होगा कि आखिर ये CWC है क्या एंड क्या इनकी पावर्स होती हैं। देखो, दरअसल में ना सेंट्रल वाटर कमीशन को 1945 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की एडवाइस के ऊपर। तो एक तरह की जो एडवाइजरी बॉडी है, सरकार को एडवाइस देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, अलग अलग वाटर रिसोर्सेज के मैनेजमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग। इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखने वाली है कि इट इज अ स्टेचुटरी बॉडी एंड इसके हेडक्वार्टर्स आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाते हैं, एंड दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इनके अलग अलग कामों की बात करें तो काम यही होता है कि किस तरह से अलग अलग जो वाटर रिलेटेड स्कीम्स हैं या फिर उनके रिगार्डिंग उनको लिए रिस्पॉन्सिबल होना, प्लस स्टेट गवर्नमेंट के साथ आपस में मिलकर कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, कैसे उनका यूटिलाइजेशन होना चाहिए, प्लस फ्लड कंट्रोल हो गया, इरिगेशन, नेविगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, इतने सारे काम होते हैं ना, ये सारे आपके CWC देखता है विद रिगार्ड्स टू वाटर। ठीक है, आपको ध्यान में ये रखना है कि जो CWC है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस वाटर के लिए यहाँ पे उसके साथ डील करता है। आप पूछेंगे फिर ग्राउंड वाटर के साथ कौन डील करता है? ग्राउंड वाटर के साथ आपका डील करने के लिए एक अलग एंटिटी है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। तो CWC एंड CGWB आर डिफरेंट। ठीक है, CWC आपका सरफेस वाटर के साथ डील करता है, CGWB आपका ग्राउंड वाटर के साथ डील करता है। जो CWC के चेयरमैन है ना, वो सरकार के मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी की तरह भी काम करते हैं। अभी आज के समय जो खुशविंदर वोरा जी हैं, वो यहाँ पर आपको इसके चेयरमैन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर टोटल इसके 3 डिपार्टमेंट्स आपको, या 3 विंग्स कह सकते हो। एक रिसर्च एंड डिजाइन विंग हो गया, उसी तरह से रिवर मैनेजमेंट विंग हो गया, एंड साथ साथ वाटर प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट विंग। ये 3 विंग्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो हमने CWC के बारे में जाना। अब आप लोग पूछ रहे होंगे, सर ये दामोदर कहाँ पर है, क्या क्या इसके रिगार्डिंग पॉइंट्स हैं? देखो, एक्चुअल में ना यहाँ पे आप ध्यान से देखना, ये आप रिवर देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये आपको दामोदर रिवर देखने को मिलती है, राइट। एंड आगे जाके ना, ये जो दामोदर रिवर थी, ये आगे जाके इस तरह से हुगली रिवर के अंदर मर्ज कर जाती है, समझे। एंड आगे जाके हुगली जो होगी वो वेस्ट बंगाल के थ्रू इस तरह से जाके बे ऑफ बंगाल के अंदर फ्लो कर जाती है। तो दरअसल में हुगली रिवर की ट्रिब्यूटरी क्या हुई? दामोदर। अब दामोदर के कॉन्टेक्स्ट में भी आपको चीजें पता होनी चाहिए कि यहाँ पर ना आपकी एक और नदी देखने को मिलती है जिसका नाम है बराकार। ये जो बराकार है ना, ये दरअसल में दामोदर की सबसे बड़ी आपको, ये रही बराकार। ये बराकार दरअसल में आपकी जो दामोदर की ना सबसे बड़ी आपको ट्रिब्यूटरी देखने को मिल जाती है, जो कि वेस्ट बंगाल में यहाँ पे इसको मिलती है। बाकी इस दामोदर रिवर को ही बंगाल का दुख या सौर ऑफ बंगाल भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे फ्लड्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं अलग अलग एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल के अंदर। दामोदर रिवर की जो स्टार्ट होती है वो आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर देखने को मिल जाएगी इन द स्टेट ऑफ झारखंड, इन द पलामू हिल्स। बाकी ये जो रिवर है, ये झारखंड और वेस्ट बंगाल इन दोनों स्टेट से यहाँ पे पास होती है। अब यहाँ पर एक
कॉर्पोरेशन भी है, डीवीसी जिसको हम बोलते हैं, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। इसको 1948 के अंदर स्टैब्लिश किया था। इसका पर्पस ये था ना कि आपका ये जो पूरा एरिया है वहां पर जो पावर स्टेशन होंगे दामोदर रिवर के अक्रॉस, उनको यहाँ पे मैनेज करना। तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि ये सरकारी संस्था ही है, दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, एंड इसका काम यही है कि आपके जो पावर स्टेशन हैं उनको ऑपरेट करना। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज वर्ल्ड राइनो डे के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हर साल दरअसल में सितंबर 22 को यहाँ पे मनाया जाता है ताकि राइनोसोरस के बारे में थोड़ी लोगों के अंदर अवेयरनेस यहाँ पे इंक्रीज हो पाए। देखो दुनिया भर में ना अलग अलग तरह के राइनोस देखने को मिल जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे, एक है व्हाइट राइनो, एक है वन हॉर्न राइनो, एक है आपके ब्लैक राइनो, जावन राइनो, सुमात्रन राइनो। ये सबके मैंने यहाँ पे IUCN स्टेटस दे दिए हैं। पर हालांकि जब मैं बात करता हूँ ना, तो आपके लिए याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाता है, वो हो जाता है आपका ग्रेटर वन हॉर्न राइनो। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इंडिया में जो एकमात्र आपको राइनो देखने को मिलता है वो और कोई नहीं बल्कि आपका ग्रेटर वन हॉर्न राइनो ही है। तो इसलिए हमें इसको यहाँ पे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो डे होता है जो सितंबर 22 को सेलिब्रेट किया गया, ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया ताकि अवेयरनेस यहाँ पे स्टार्ट करी जा पाए इनके रिगार्डिंग। अब 2010 में पहली बार इसको अनाउंसमेंट की गई थी, ठीक है ना, ताकि इनके लिए फंड्स और जुटाए जा पाए। बाकी आप नोटिस कर पाओगे जो राइनोस होते हैं ना वो दरअसल में आपके उंगुलेट्स ही होते हैं। मैंने आपके कल भी डिस्कस किया था कि जो पैर के अंदर ना इस तरह से एक इनके जो पैर होते हैं उनमें एक छोटा सा इस तरह से गैप देखने को मिलता है। ठीक है, और ये हॉर्सेज और जेब्रास के रिलेटेड ही माने जाते हैं। प्लस एट द सेम टाइम इनका जो हॉर्न होता है, जैसे आपने यहाँ पे नोटिस किया ना, ये है ग्रेटर वन हॉर्न राइनो। ठीक है, तो इसका जो हॉर्न होता है दरअसल में वो केराटिन से बना होता है। वो सेम प्रोटीन ही होता है जिससे हमारे जो ह्यूमन हेयर है और जो हमारे नेल्स जिस पर्टिकुलर आपके जिस प्रोटीन से बने होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जेस्टेशन पीरियड की, कई बच्चों को जेस्टेशन पीरियड लास्ट टाइम भी पता नहीं था। जेस्टेशन पीरियड का मीनिंग होता है कि जब कंसेप्शन से लेके बर्थ तक का जो समय होता है ना, जब कहीं ना कहीं जो एक जैसे महिला जैसे प्रेग्नेंट होती है तो उसको जेस्टेशन पीरियड बोल देते हैं। तो यहाँ पर कंसेप्शन से लेके बर्थ तक का जो समय होता है वो यहाँ पर हमें 16 महीने के आसपास का देखने को मिल जाता है। और साथ साथ अगर मैं बात करूं इनके जो हॉर्न्स होते हैं इनको ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से इनकी कई बार अक्सर पोचिंग हो जाती है। अब ग्रेटर वन हॉर्न राइनो का डिस्कशन हम थोड़ा डिटेल में करेंगे क्योंकि ये एकमात्र ऐसी राइनो स्पीशीज है जो भारत में पाई जाती है। ये वन हॉर्न राइनो भारत के अलावा भी आपके भूटान, इंडोनेशिया, नेपाल और मलेशिया में देखने को मिल जाएंगे। इंडिया में खासकर ना आप नोटिस करोगे हमारा जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहां पर तो डेफिनेटली है ही है। उसके अलावा मानस नेशनल पार्क, पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड आपका राजीव गांधी औरांग नेशनल पार्क यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात है वन हॉर्न राइनो की, दिस इज IUCN स्टेटस इनका यहाँ पे वल्नरेबल देखने को मिल जाएगा। एंड साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 एंड WPA के अंदर आपको शेड्यूल 1 में देखने को मिलते हैं। एंड दीज आर द लार्जेस्ट ऑफ द राइनो स्पीशीज, ये बात भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके अलावा देखो बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं इनको बचाने के लिए। जैसे आपकी जो 5 राइनो रेंज नेशन है इसमें इंडिया, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया आ चुके हैं। इनके द्वारा न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन एशियन राइनो साइन किया गया था ताकि इनके लिए कंजर्वेशन की जा पाए। उसी तरह से भारत की तरफ से प्रोजेक्ट राइनो भी रन किया जाता है ताकि जो पोचिंग वगैरह है इसको हम यहाँ पे रोक पाएं। उसके अलावा हमने यहाँ पे नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी भी अडॉप्ट करी थी या लॉन्च करी थी 2019 के अंदर। तो ये कुछ कंजर्वेशन एफर्ट्स का भी आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक है एसओसाई के बारे में। अब आप पूछेंगे ये क्या मुद्दा नया ही आ गया। देखो आप लोग ऑडिटिंग तो समझते हो, बिल्कुल। देखो जब हम बात करते हैं ऑडिट की तो कहीं ना कहीं कुछ फाइनेंशियल गड़बड़ियां हमें निकालने में मदद करता है, राइट। यहाँ पे हमें पता लगता रहता है कि क्या क्या चीज़ों के माध्यम से हमारी क्या स्कीम्स हैं, क्या उनका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हुआ भी या नहीं हुआ। जैसे आप लोगों ने कैग का सुना होगा ना, कैग चेक करता है अलग अलग फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में। इवन आपकी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो भी यहाँ पे कैग के साथ मिलकर बहुत सारी रिपोर्ट्स को ऑडिट करती है। तो ऑडिट का मीनिंग यही होता है कि कहीं भी कुछ इरेगुलरिटीज देखने को मिलती है, कुछ गड़बड़ घोटाला देखने को मिलता है, तो वहां पर वो नंबर्स को, सारी चीज़ों को वेरीफाई किया जा सकता है उसके ऑडिट के कॉरस्पॉन्डिंग। इवन आप लोगों ने सोशल ऑडिट का भी नाम सुना होगा जहां पर लोग भी ऑडिटिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पर ये तो ऑडिट चलो बात होगी। अब ऐसा भी तो है कि भारत में भी ऑडिटिंग होती है, दूसरे XYZ देशों में भी ऑडिटिंग होती है। तो क्यों ना ऐसा देखा जाए कि ये जो अलग अलग मेंबर्स हैं ये भी एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल, आपस में कॉपरेशन यहाँ पे इनके अंदर इंक्रीज होगा तो ऑडिटिंग कैसे और बढ़िया करी जा पाए, क्या तरीका होना चाहिए हमारे जो ऑडिटर्स हैं उनको ट्रेनिंग देने का, कैसे उनके लिए एजुकेशन प्रमोट करी जा सकती है, कैसे ऑडिट के सेक्टर के अंदर रिसर्च साथ में यहाँ पे और इंक्रीज किया जाता है,
ये काम कौन देखता है? ये काम देखता है इंटोसाई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस। जैसे इंडिया में कैग हमें देखने को मिलता है ना, इस तरह से हमें एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में अलग अलग काम करती है। इसी का ही अगर हम एक वर्जन देखें जो है आपका एशिया का, तो उसका नाम आ जाएगा एसओसाई। ठीक है, ये तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके रीजनल ग्रुपिंग है ना, तो उसी रीजनल ग्रुप का एक पार्ट है एसओसाई, एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे फोकस ये रहता है कि कैसे पब्लिक ऑडिट स्टैंडर्ड्स को हम बढ़ा पाएं एशिया के अंदर। तो दरअसल में ये जो एशियन ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसको 1979 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था और इसमें 11 मेंबर आपके देखने को मिल जाएंगे, प्लस आपका आज के समय 48 मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे। जब स्टार्टिंग हुई थी तब 11 थे, आज के समय 48 देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो 77 के अंदर जो इंटोसाई कांग्रेस हुई थी, उस समय यहाँ पे प्रपोजल दिया गया था, फिर 78 के अंदर यहाँ पे चार्टर साइन किया गया। ठीक है ना, तो स्टार्टिंग के अंदर आपके 11 मेंबर्स थे, बट आज के समय 48 मेंबर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा जो आपको बात ध्यान में रखनी है कि असेंबली सारे के सारे मेंबर्स को कॉन्स्टिट्यूट करती है, मतलब यहाँ पे एक असेंबली देखने को मिल जाएगी जो 3 साल में एक बार मिलती है। पहली जो इसकी मीटिंग थी 1979 के अंदर हुई थी, नई दिल्ली के अंदर ही। प्लस आप नोटिस करोगे यहाँ पे असेंबली के अलावा यहाँ पे आपको सेक्रेटरी भी देखने को मिल जाता है, जिसको सेक्रेटरी जनरल के द्वारा हेड किया जाता है, जिसको असेंबली ही दरअसल में इलेक्ट करती है। अब हम अभी इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि आज के दिन हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो यहाँ पर इसकी 16th असेंबली को यहाँ पे इनॉग्रेट करेंगी। ये भी कहाँ होने जा रहा है? ये भी नई दिल्ली के अंदर ही होने जा रहा है। बाकी अगर हम बात करें जो हमारे आपको इंडिया की तरफ से, इंडिया डेफिनेटली इसका मेंबर है, वो तो मैंने आपको बताया ही। एंड क्योंकि अब अगले 3 साल के लिए हम यहाँ पे हेड होंगे, तो यहाँ पर हमारी तरफ से जो हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है जो कैग हैं, उनको इलेक्ट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ एसओसाई। ये बात आपको पता होनी चाहिए। बाकी देखो जो सेक्रेटेरिएट होता है वो 3 ईयर टर्म्स के लिए सर्व कर सकता है। ठीक है, जो कि 2 बार रिन्यू किया जा सकता है, यानी कि अप टू 9 ईयर्स। 3 साल का होता है ना, 2 बार रिन्यू हो जाएगा, तो मतलब 3+3+3 तो 9 हो जाएगा टोटल। आज के समय अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके जो चाइना के है ना, तो उनको यहाँ पे अभी करंटली वो सेक्रेटरी जनरल है एसओसाई के। ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे जानने चाहिए। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम के बारे में। देखो ये कोई नई स्कीम नहीं है, ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने अभी रिसेंटली एम्फसाइज किया कि किस तरह से इस पर्टिकुलर स्कीम के माध्यम से ना सम्मान यानी कि रिस्पेक्ट, सामर्थ्य यानी कि कैपेबिलिटी और समृद्धि यानी कि प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीजें हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही हैं। एक्चुअली क्या हुआ था पिछले साल जब प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था 17 सितंबर 2023 को, उस दिन को यहाँ पे स्कीम लॉन्च करी गई पीएम विश्वकर्मा, जो कि अपने आप में क्या है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि पूरा जो पैसा होगा वह सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ से आएगा। अब यहाँ पर होता दरअसल में पता क्या है? होता दरअसल में ये है कि जब हम बात करते हैं हमारे अलग अलग ट्रेड्स की, जैसे आपके तरखान हो गया, लोहार हो गया, पॉटरी का काम हो गया, कोई बंदा करता है, कोई टेलरिंग का काम करता है, हम चाहते हैं कि इनको कुछ बेनिफिट दिया जाए। किस तरह से? पहली बात तो देखो, जो इनको यहाँ पे हम प्रोवाइड करें, इनको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करें, इनको आईडी कार्ड प्रोवाइड करें, प्लस एट द सेम टाइम ना इनके जो स्किल्स होते हैं हम उनको अपग्रेड करवाएं। देखो हो सकता है कि इनके पास जो जिनसे ये काम कर रहे हों वो टूल्स अपने आप में काफ़ी ट्रेडिशनल हो, तो हम चाहते हैं कि उनके जो टूल्स हैं उनके थोड़े बढ़िया करवा के उनको थोड़े मॉडर्न टूल्स हम प्रोवाइड करवा पाएँ, प्लस एट द सेम टाइम उनकी जो इनकम है वो यहाँ पे इंक्रीज हो। बाकी इसके अलावा इनको लोन्स वगैरह चाहिए होते हैं, तो काफ़ी अच्छे कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर इनको लोन्स मिल जाएंगे, कंसेशनल इंटरेस्ट रेट के ऊपर। प्लस जो डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए भी इनको इंसेंटिव दिया गया है। इसके अलावा इनके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, वहाँ पर इनको सपोर्ट प्रोवाइड करी जाएगी इन ब्रांडिंग, ई कॉमर्स एंड मार्केटिंग। तो बेसिकली जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर लोग हैं ना, उनके स्किल को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, उनको स्किल को और बढ़ाया जा रहा है, ताकि अच्छे से वो अपना जो लाइफ है उसके अंदर वो ज़्यादा पैसे कमा पाएँ, अपने स्किल को और बेहतर ढंग से लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाएँ। ये सारी चीज़ें यहाँ पे करी जाती हैं। अब आप ध्यान में रखिएगा, जो एमएसएमई मिनिस्ट्री है ना, वो यहाँ पे स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है अलग अलग आपकी स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट एजेंसीज के सपोर्ट के साथ। बाकी यहाँ पे इसके माध्यम से फॉर्मलाइजेशन भी होता है। प्लस आप जैसे आप सिंपल सा आप एक चीज़ नोटिस करो ना, आपके भी हो सकता है घर पे कुछ काम हो, लेट से आपको प्लम्बर का काम आपको किसी से करवाना है। अब अगर आप किसी भी बंदे को बुला लोगे तो शायद वो आपसे 100 रुपया लेगा, पर अगर आप लेट से कुछ जैसे अर्बन कंपनी वगैरह से मंगाओगे, शायद वो 300 रुपया इस काम के लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि इसके पास ना एक सर्टिफिकेट है कि भाई मैं ट्रेंड बंदा हूँ, मेरे को ये काम बहुत अच्छे से आता है। आता तो देखो इसको भी है, कोई डाउट की बात नहीं है, पर यहाँ पर इसके पास एक सर्टिफिकेट, एक आईडी कार्ड, सब कुछ होता है इसके पास, है ना। और उसके पास जो टेक्नोलॉजी होती है, थोड़े से मॉडर्न टूल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो हम भी यही चाहते हैं यार कि जो लोग हैं इनको अपने काम का, अपने स्किल का पूरा मूल्य नहीं मिल पा रहा, तो अगर इनके पास हमने इनको वेरीफाई करवा दिया, अगर हमने इनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया दिया कि हाँ
इस बंदे के पास पूरी जानकारी है, ही इज़ वेरी स्किलफुल, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये अपने स्किल्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगा। तो यही फोकस है आपकी पीएम विश्वकर्मा स्कीम का, तो ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगला दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है आपका विद रिगार्ड्स टू वेंकोमाइसिन। देखो आप लोगों के साथ है मैंने कई बार एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का डिस्कशन किया है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार एक पर्सन होता है, लेट्स से वो बीमार हो जाता है और वो कोई ड्रग उसको खानी पड़ती है, मान लो एंटीबायोटिक उसको दी जाती है। अब होता क्या है कि मान लो डॉक्टर बोलता है कि भाई 5 दिन के लिए आपको एंटीबायोटिक खानी है, बट क्योंकि ये बंदा 3 दिन बाद ही ठीक हो गया, ये एंटीबायोटिक खाना छोड़ देता है। उससे क्या होता है ना, उससे आपका प्रॉपरली आपने पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं किया, राइट। उससे आपका क्या हो सकता है, एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस हो सकती है कि अगली बार आप कहीं ना कहीं जो आपका बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट हो जाता है कि आप दवाई खा भी रहे हो और दवाई खाने का कोई इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा। या फिर और दिक्कतें भी हो सकती हैं, आप बहुत मैसिव लेवल के ऊपर अगर मान लो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हो तो एक टाइम के बाद वहां पर भी रेजिस्टेंस हो जाती है। तो यानी कि ना अगर कोई भी, क्योंकि वर्ड माइक्रोबियल है ना, तो कोई भी माइक्रोब चाहे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट, अगर वो रिस्पॉन्ड ना करे एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन को, तो उसको हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अगर यही बैक्टीरिया होगा तो इसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बोल देंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये आज के समय बहुत बड़ा हमें थ्रेट देखने को मिल चुका है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब इसी में ही अगर मैं बात करूं ना, तो आपको ध्यान में रखना है एक टर्म के बारे में, दैट इज स्टेफिलोकस ऑरियस। ये एक तरह की क्या है, ये बैक्टीरियल स्पीशीज है एक, जिससे कहीं ना कहीं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होती है। समझे क्या है जो आपका स्टेफिलोकस ऑरियस क्या है, ये एक बैक्टीरियल स्ट्रेन है जिसकी वजह से एएमआर होती है। और जब मैं बात करता हूँ एमआरएसए की, यानी कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकस ऑरियस, ये एमआरएसए क्या है, ये एक ऐसा स्ट्रेन है जो कहीं ना कहीं बहुत सारी एंटीबायोटिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस डेवलप कर चुका है, ठीक है। पर हमारे पास ना एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन हमें देखने को मिल जाती है, एक एंटीबायोटिक देखने को मिलती है, इसका नाम है वेंकोमाइसिन। वेंकोमाइसिन अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक मानी जाती है कि लेट से अगर मान लो एमआरएसए भी है, वहां पर भी आप वेंकोमाइसिन के माध्यम से बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि कहीं ना कहीं इससे हुई है उसको आप ट्रीट कर पाओगे। तो वेंकोमाइसिन बहुत बढ़िया थी। पर अभी पता क्या हुआ है, अभी हमारे पास जो डेटा आया है ना वो ये बता रहा है कि 16 केसेस ऐसे भी देखे गए हैं जहां पर एमआरएसए ने वेनकोमाइसिन को रेजिस्ट कर लिया है, यानी कि ये दवाई वेनकोमाइसिन खाने के बाद भी ये वाली जो रेजिस्टेंस थी ये ट्रीट आपकी नहीं हो रही। तो यानी कि हम एक एग्जांपल जो देख रहे हैं ना वो ये देख रहे हैं कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वो बढ़ती ही जा रही है। इवन आपकी जो स्ट्रॉन्ग ड्रग्स लेने के बावजूद भी कई बार हो सकता है वो ट्रीट ना हो, ठीक है ना, वरना अदरवाइज नॉर्मली होता नहीं है। वेनकोमाइसिन वरना सबको ट्रीट कर देती है, पर ये अपने आप में काफी कंसर्निंग बात हमारे यहाँ पे सामने देखने को मिली है। बाकी आप और नोटिस कर पाओगे, ठीक है ना, कि जैसे मैंने कहा बहुत ही कम बार रेजिस्टेंस इसके लिए डेवलप होता है, बट कुछ केसेस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ऐसा भी देखो बताया जाता है कि 2019 के अंदर ना जो एमआरएसए था वो लगभग 1 लाख डेथ्स इसकी वजह से ग्लोबली कॉज हुई है। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बन चुका है। अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज विद रिगार्ड्स टू कोल्ड शिपमेंट्स। देखो ऐसा बताया जा रहा है कि रेन्स की वजह से ना अगर आने वाले समय जैसे बारिश होती है तो कहीं ना कहीं इससे जो कोल्ड शिपमेंट्स है ना भारत के लिए, भारत के अंदर जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं कोल को, उसमें कमी देखने को मिल सकती है। क्योंकि एक्चुअली आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को। अगर हम बात करें ना जनवरी से लेकर अगस्त 2024 के बीच में, तो हमें ये नोटिस करने को मिलेगा कि जो हम इंपोर्ट्स करवाते हैं ना कोल का, वो 10% ईयर ऑन ईयर से ग्रो किए हैं। और अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक कोल माइनिंग की, तो वो 8% से ग्रो करी है। तो यानी कि हमने डेफिनेटली डोमेस्टिक कोल माइनिंग की कोशिश हम कर रहे हैं, पर इंपोर्ट और भी ज्यादा तेजी से यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ हमें देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा हम कोल के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। वैसे आपको पता होगा कि जब मैं बात करता हूँ ना कोल की, तो कोल को 4 तरह से आप क्लासीफाई कर सकते हो। एक होता है आपका एंथ्रासाइट, एक हो गया आपका बिटुमिनियस, एक हो गया आपका लिग्नाइट, और एक हो गया आपका पीट, राइट। आप लोगों ने ज्योग्राफी के अंदर आई एम श्योर इन चीजों को पढ़ा भी होगा। अब जब मैं बात करता हूँ ना एंथ्रासाइट की, तो आप जानते होंगे एंथ्रासाइट दरअसल में बेस्ट क्वालिटी का कोयला माना जाता है। इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं है, जम्मू कश्मीर के कुछ एरियाज के अंदर देखने को मिलता है और थोड़ा बहुत है, बट बहुत ही रेयर है इंडिया के अंदर, ठीक है। और होता क्या है एंथ्रासाइट के अंदर ना, आपका जो कार्बन कंटेंट होता है वो लगभग 80-90% के आसपास होता है, राइट। एंड प्लस एट द सेम टाइम इसकी जो क्लैरिफिक वैल्यू होती है ना वो सबसे ज्यादा देखने को मिल जाती है। तो ये हाईली डिजायरेबल फ्यूल हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये तो होता है हमारा एंथ्रासाइट। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारा बिटुमिनियस। बिटुमिनस इंडिया में काफी सारे एरियाज में देखने को मिलता है। देखो इसकी भी क्लैरिफिक वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे हो ना, इधर वाली साइड जैसे आप जाते जा रहे हैं तो आपका हीट एंड कार्बन कंटेंट बढ़ता जा रहा है, इधर वाली साइड जैसे आप जाते जा रहे हो तो मॉइस्चर कंटेंट तो यानी कि इंक्रीज होता जा रहा है। तो बिटुमिनस और एंथ्रासाइट में आपका कार्बन कंटेंट और हीट ज्यादा देखने को मिलती है, राइट। और इसका जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो थोड़ा सा कम होता है, 60 to 80% के कॉरस्पॉन्डिंग।
फिर आ जाता है हमारा लिग्नाइट। लिग्नाइट के अंदर कार्बन कंटेंट और कम हो जाता है, लगभग 40 से 55% के आसपास, और ये थोड़ा सा ब्राउन कलर का होता है, इसलिए इसको ब्राउन कोल भी बोला जाता है। जब इसको बर्न किया जाता है, इससे स्मोक हमें निकलता हुआ देखने को मिलता है। और जब मैं बात करता हूँ पीट की, देखो पीट को तो हम कोल कंसिडर नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन कंटेंट होता है ना, वो 40% से भी हमें यहाँ पे कम देखने को मिल जाता है। उसकी जो क्लैरिफिक वैल्यू होती है वो बहुत ही कम होती है। तो ये चारों आपको चीजें पता होनी चाहिए। अब मैं बात करूँ देखो कोल की, तो इसके रिगार्डिंग कोल रिक्वायरमेंट्स कैसे रेन के साथ कैसे इंपैक्ट होते हैं, तो थोड़ा इसको समझिएगा। एक्चुअल में क्या होता है ना, जो ज्यादातर आपका कोल इंपोर्ट होता है वो थर्मल कोल शिपमेंट्स होता है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि किस तरह से डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की, राइट, एंड कोल इंपोर्ट कितना हम कर रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे इस बात को, तो यहाँ पर आप एक चीज को पढ़ पाओगे कि कोल डिमांड एंड शिपमेंट्स है ना, वो कहीं ना कहीं जैसे जैसे आपका हाइड्रो पावर जनरेशन होगा, जैसे बारिश ज्यादा बढ़ेगी उससे क्या होगा, हाइड्रो पावर जनरेशन होगा, उससे कहीं ना कहीं जो कोल शिपमेंट्स और कोल की डिमांड है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी जब है हमारे पास, हाइड्रो पावर है, तो उससे कहीं ना कहीं हम यहाँ पर इसी को जनरेट करेंगे, कोल डिमांड कम हो जाएगी उस समय। तो इस तरह से ऐसा देखने को मिलता है कि जब भी बारिश अच्छी खासी होती है ना, तो उस समय हमारे जो कोल इंपोर्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं। इस साल का अगर हम मानसून की बात करें ना, तो स्टार्टिंग में तो स्लो था, पर अगस्त में अच्छी खासी बारिश हमें देखने को मिली, जिस वजह से अब हम हाइड्रो पावर जनरेशन की तरफ ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। एंड अकॉर्डिंगली जिस वजह से क्या हो रहा है, कोल की इंपोर्ट अब आने वाले समय में हो सकता है थोड़े से कम हो जाए, तो ये अच्छी बात है। बाकी अगर हम बात करें भारत की, तो भारत के अंदर टोटल जो कोल रिजर्व है ना, वो लगभग 344 बिलियन टन देखने को मिल जाता है। एंड इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का दुनिया भर में। देखो दरअसल में जब मैं बात करता हूँ ना चाइना की, चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सेकंड नंबर पे आपका भारत आ गया। बात करें इंपोर्ट की, यूपीएससी ने इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तो दरअसल में जापान जो है ना, वो दुनिया का लार्जेस्ट इंपोर्टर है, एंड सेकंड नंबर पे आ जाता है इसके अंदर भारत। बाकी अगर मैं बात करूं पावर जनरेशन की कोल से, तो 13% ईयर ऑन ईयर यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला, ठीक है, तो ये नंबर्स आप देख पाओगे। बाकी इंडोनेशिया से हम ज्यादातर कोल यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, ये बात भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। स्टेट्स की बात करें कहाँ पर सबसे ज्यादा कोल रिजर्व है, तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, इस ऑर्डर में देखने को मिल जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली आप कोल को कैटेगराइज कर सकते हो, कुछ आपका ओल्डर गोंडवाना फॉर्मेशन में आपको देखने को मिल जाता है, एंड कुछ यंगर टर्शरी फॉर्मेशन देखने को मिलती है नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे। बाकी एंथ्रासाइट, बिटुमिनियस, पीट और लिग्नाइट के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये थी आज की डिस्कशन। अब आ जाते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है, या मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्रिस्पर कैस9 के बारे में, एंड दूसरा आपका होमवर्क रहेगा विद रिगार्ड्स टू मैनग्रोव्स के बारे में। दोनों का क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था हाई कोर्ट जजेस के रिगार्डिंग। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत बहुत आसान है, पर यूपीएससी आजकल भी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, 24 में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए। तो हाई कोर्ट जजेस को अपॉइंट और कोई नहीं बल्कि आपके प्रेसिडेंट जी करते हैं। तो ये पहली बात आपकी इनकरेक्ट है कि सीजीआई नहीं करते, प्रेसिडेंट जी के द्वारा किया जाता है। सेकंड कह रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट्स को कंसल्ट किया जाता है। देखो जब अपॉइंट आपके प्रेसिडेंट जी कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट जी तो अपॉइंट करते हैं, बट उनके साथ साथ जो कंसल्ट किया जाता है वो एक तो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, उसके साथ ही साथ जिस स्टेट के अंदर किया जाना है, मान लो हाई कोर्ट है, तो उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो, प्लस एट द सेम टाइम जो उस स्टेट के गवर्नर होंगे उनको। समझ गए? अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। कंसल्ट किसको किया जाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कंसर्न्ड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और आपके जो गवर्नर होंगे उनको यहाँ पे कंसल्ट किया जाएगा। तो सेकंड भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नॉट टू। दूसरा मैंने होमवर्क दिया था सीडब्ल्यूसी के बारे में। अब ये सवाल तो आप बड़े आराम से कर लोगे। पहला तो बिल्कुल ठीक है, 1945 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था ऑन द एडवाइस ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सेकंड स्टेटमेंट जो कह रहा है ना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट, नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आती है, तो ये सेकंड इनकरेक्ट है। तीसरे स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे दोनों को मर्ज कर दिया गया। देखो ऐसा नहीं है, मर्ज यहाँ पे किसी को नहीं किया गया। एक्चुअली ना क्या हुआ था, रिकमेंडेशन आई थी। कई बार मैंने आप लोगों के साथ ना मिहिर शाह कमेटी के बारे में डिस्कशन किया है। तो मिहिर शाह कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी 2016 के अंदर कि ऐसा होना चाहिए कि दोनों को ना मर्ज कर देना चाहिए, CWC और CGWB, पर अभी तक ऐसा नहीं किया गया है, तो इसलिए तीसरा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो पहला करेक्ट है, दूसरा तीसरा इनकरेक्ट है। ये बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं अपने ट्रू फॉल्स की तरफ। ये कुछ स्टेटमेंट्स है आपके सामने, इनको एक बार ट्राई कीजिएगा एंड मुझे कमेंट्स में बताइएगा इनमें से सही आंसर क्या होगा। कल मैंने कुछ आपको होमवर्क दिया था, एक था IBCA के बारे में, तो इसके हेडक्वार्टर आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं, इसके लिए ये आपका इनकरेक्ट है। बात करें नीलगिरी तहर की, तो आई थिंक इसका IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है, तो ये बात भी आपके आप में इनकरेक्ट हो जाएगी। प्रधानमंत्री जनजातीय ग्राम उन्नत ग्राम अभियान, ये बात अपने आप में बिल्कुल आपको करेक्ट देखने को मिल जाती है। एक छोटी सी चीज और, कल एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे। ये बाबल मंदेव स्टेट की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि ये रही आपकी बाबल मंदेव स्टेट।
ये दरअसल में आपके रेड सी को कनेक्ट करती है गल्फ ऑफ एडन एंड आगे जाके आपके इंडियन ओशन के साथ। तो ये पॉइंटर आप यहाँ पे ठीक कर लेना। आई होप दैट इज अंडरस्टूड टू एवरीवन। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।